हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस एजुकेशन टीवी। 10th क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में आपको हिंदी का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन देखने हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। और यदि आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं विद आंसर तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आप जो है डायरेक्ट गूगल में टाइप कर सकते हैं www.msEducationTV.com, वहाँ से भी आप जो इनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के यथा निर्दिष्ट उत्तर दीजिए। तो इसमें क्या पार्ट है, यण संधि की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो यण संधि क्या होती है? जब संधि करते समय ई और बड़ी ई के साथ कोई अन्य स्वर हो तो यह बन जाता है। जब ऊ और बड़ा ऊ के साथ कोई अन्य स्वर हो तो वह बन जाता है। जब री के साथ कोई अन्य स्वर हो तो रह बन जाता है। उदाहरण के लिए अधि प्लस आय अध्याय, इति प्लस आदि इत्यादि। नेक्स्ट पार्ट है ख, चतुर और उद्यम के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तो चतुर का जो है पर्यायवाची शब्द होता है चालाक, चालबाज, निपुण, होशियार। उद्यम का है यत्न, प्रयत्न, प्रयास, कोशिश, मेहनत, उद्योग। नेक्स्ट है सम्मान और उत्तम में जो है उपसर्ग छाटना। उपसर्ग क्या होते हैं? जो पहले लगते हैं, प्रत्यय बाद में लगते हैं। तो सम्मान में जो उपसर्ग है ये है सम, उत्तम में है उत। नेक्स्ट पार्ट है इसका गै पार्ट, निम्न में से विकारी शब्दों को छाट कर लिखिए। विकारी वो होते हैं जो बदल जाते हैं, चेंज होते हैं। अविकारी होते हैं जो बदलते नहीं हैं। तो इनमें जो है विकारी शब्द आपके खूब, आज और छात्र। नेक्स्ट देखिए इसमें अड़े, आविर्भाव निंदा का जो है विलोमार्थी शब्द लिखना है, यानी कि उल्टा लिखना है। तो आविर्भाव का जो विलोम होता है तिरोभाव और निंदा का होता है स्तुति। नेक्स्ट पार्ट देखिए इसमें रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो रूपक अलंकार क्या होता है? जब गुण की अत्यंत समानता की वजह से उपमेय को ही उपमान बता दिया जाता है, यानी कि उपमेय और उपमान में जो है अभिन्नता दर्शाई जाती है, तब वह रूपक अलंकार कहलाता है। उदाहरण के लिए पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। नेक्स्ट पार्ट है इसका 6, दोहा छंद की परिभाषा सुधारण स्पष्ट कीजिए। देखिए यह मात्रिक अर्ध सम छंद है। इसके विषम प्रथम और तीसरे चरणों में 13-13 मात्राएं तथा सम दूसरे व चौथे चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट पार्ट है इसका जय, आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ लिखिए। तो आंखें खुलने का अर्थ होता है होश आना। नेक्स्ट यहाँ पे आपको किसी एक विषय के ऊपर जो निबंध लिखना है। विषय है पर्यावरण संरक्षण, युवाओं में बढ़ती हिंसक प्रवृत्ति, आदर्श विद्यार्थी के गुण, स्वस्थ भारत और स्वच्छ भारत, त्योहारों का महत्व। ये तो इनमें से जो है कोई भी एक विषय पर आप जो निबंध खुद लिख सकते हैं। ठीक है, आप कौन सा निबंध लिखेंगे, कौन से टॉपिक के ऊपर लिखेंगे, एक बार जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है, आपको कौन सा अच्छा लगता है। नेक्स्ट देखिए, विद्यालय में के पुस्तकालय में उपयोगी पुस्तकों की व्यवस्था करने के लिए अपने जो है मुख्याध्यापक को एक पत्र लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको लिखना है सेवा में प्रधानाचार्य जी, स्कूल का नाम यहाँ पे आपको लिखना है मॉडल संस्कृति स्कूल, फिर यहाँ पे कहाँ पे ये चरखी दादरी, फिर यहाँ पे आपको डेट लिखनी है। थोड़ा नीचे यहाँ पे चलेंगे तो यहाँ पे आपको विषय लिखना है। विषय देख सकते हैं विद्यालय के पुस्तकालय में उपयोगी पुस्तकों की व्यवस्था करने के लिए प्रार्थना पत्र। उससे थोड़ा सा नीचे यहाँ पे आपको लिखना है महोदय। अब इसके अंदर यहाँ पे आपको आपके बारे में बताना है क्या क्या कौन सी पुस्तकें वगैरह चाहिए, उसके बारे में आपको डिटेल देनी है। तो मैं आपके विद्यालय के कक्षा 10वीं का छात्र हूँ, मुझे अपनी पढ़ाई में उपयोगी वस्तुओं की आवश्यकता होती है। हालांकि विद्यालय के पुस्तकालय में कुछ पुस्तकें उपलब्ध नहीं है जो मुझे आवश्यक है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि विद्यालय के पुस्तकालय में उपयोगी पुस्तकों की व्यवस्था करने के लिए एक कदम उठाएं। मेरे सुझाव के अनुसार हमें प्रत्येक वर्ग के लिए कम से कम 10-15 पुस्तकों की आवश्यकता होती है। इसके अलावा विद्यालय के पुस्तकालय में विभिन्न विषयों की अतिरिक्त पुस्तकों भी जो है उपलब्ध होनी चाहिए। और लास्ट में यहाँ पे आपको लिखना है कि मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे अनुरोध को समझेंगे और उचित कदम उठाएंगे। इससे हमारे विद्यालय के छात्रों को उनकी पढ़ाई में सहायता मिलेगी। धन्यवाद। आपका नाम, यहाँ पे आपको नाम लिखना है। इसी के अथवा में देखिए यहाँ पे एक और दिया गया है पत्र, मोबाइल के अधिक प्रयोग के दुष्परिणाम बताते हुए अपनी छोटी बहन को एक पत्र लिखें। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना एड्रेस देना है। जैसे 19 प्रेम नगर चरखी दादरी, यहाँ पे डेट लिखनी है। फिर नीचे लिखना है यहाँ पे प्रिय बहन, जो भी बहन का आपका नाम है, जैसे यहाँ पे लकीता दिया हुआ है। बीच में टॉपिक लिखना है, मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। मोबाइल फ़ोन के जो है अधिक प्रयोग से हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुँच सकता है। इससे हमारी आँखों, कमर, दिमाग, अन्य शरीर के अंगों में दर्द हो सकता है। मुझे पता है कि तुम मोबाइल का इस्तेमाल करना पसंद करती हो, लेकिन इसे ज़्यादा प्रयोग करने से सुनिश्चित होकर ही इसका इस्तेमाल करें।
मेरा अनुरोध है कि तुम अपने मोबाइल का समय सीमित करें और उसे सिर्फ ज़रूरत के समय इस्तेमाल करें। इससे हमारे स्वास्थ्य को जो है बचाने में मदद मिलेगी। नीचे यहाँ पे लिखे ना, आपको उम्मीद है कि तुम मेरी बात को समझोगी और इसे अपनाओगी। प्यार से यहाँ पे आपके भाई का नाम, जैसे कार्तिक। नेक्स्ट है काव्य के निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उचित विकल्प चुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो इसमें क्वेश्चन दिया गया है, कह चेतन अचेतन अवस्था में गोपियां किसका नाम रटती हैं? तो किसका नाम रटती हैं? श्री कृष्ण का। तो इसमें थर्ड ऑप्शन क्या आ जाएगा अपना? राइट। नेक्स्ट है डार द्रुम पलना कविता में किस ऋतु का वर्णन किया गया है? तो किसका किया गया है? वसंत ऋतु का। तो इसमें सेकंड पार्ट क्या होगा? राइट, बसंत। परशुराम ने सूर्यवंश का कलंक किसे कहा है? तो किसे कहा है? लक्ष्मण को। तो इसमें जो थर्ड ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल राइट। नेक्स्ट है उत्साह कविता में बादल के लिए क्या विशेषण प्रयुक्त हुए हैं? तो देखिए इसमें जो है ललित, घुंघराले, काले सभी का प्रयोग किया गया है। तो इसमें जो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है जयशंकर प्रसाद ने भावहीन मन को क्या कहा है? तो इसने क्या कहा है? रीति गागर। तो इसमें जो थर्ड ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल राइट। नेक्स्ट है छोटे बच्चे के स्पर्श मात्र से कौन से फूल झड़ने लगते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेफालिका। तो इसमें जो सेकंड ऑप्शन क्या होगा अपना? राइट। नेक्स्ट है कन्यादान कविता में चेहरे पर न रीझने की नसीहत किसे दी गई है? तो ये दी गई है बेटी को। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन क्या होगा? राइट। नेक्स्ट है चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, यहाँ अनहद का क्या अर्थ है? तो अनहद का अर्थ होता है अपार मस्ती। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा अपना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे काव्यांश दिया गया है, यश है न वैभव है, मान है न शर्माया, जितना ही दौड़ता तो उतना ही भरमाया, प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। तो इससे रिलेटेड अब क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला है प्रस्तुत काव्यांश के कवि व कविता का नाम। तो कवि का नाम है श्री गिरिराज कुमार माथुर, कविता का नाम है छाया मत छूना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृग तृष्णा क्या है? तो गर्मी की चिलचिलाती धूप में जब रेगिस्तान में या दूर सड़क पर पानी के होने का एहसास होता है पर पास पहुंचने पर वहां कुछ भी दिखाई नहीं देता है, तो उसे मृग तृष्णा कहते हैं। नेक्स्ट पार्ट है इसमें किसमें एक काली रात छिपी है? तो किसमें छिपी है? चंद्रिका में। नेक्स्ट है मानव क्या पाने के लिए दौड़ता है? तो धन, दौलत, वैभव और मान सम्मान। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित काव्यांश में निहित भाव एवं शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो इसका भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य बताना है। तो यहाँ पे काव्यांश दिया गया है कि सूर समर करनी करही कही न जना वही आपू, विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथही प्रतापू। तो इसमें सबसे पहले हम भाव सौंदर्य की बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे भाव सौंदर्य दिया गया है कि तुलसीदास जी के अनुसार बहादुर व्यक्ति अपनी वीरता युद्ध के मैदान में शत्रु के सामने युद्ध लड़कर दिखाते हैं और कायर व्यक्ति लड़कर नहीं बल्कि अपनी बातों से वीरता दिखाते हैं। नेक्स्ट यदि हम शिल्प सौंदर्य की बात करें तो कवि ने उच्च वर्ण क्रम का चुनाव करते हुए शब्दों का प्रयोग किया है। सुंदर और प्रभावी वर्णन से इस कविता का सौंदर्य बढ़ाया गया है। वीर रस का सुंदर एवं सजीव वर्णन हुआ है। अनुप्रास, रूपक, मानवीय करण आदि अलंकारों का सहज एवं स्वाभाविक प्रयोग भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखिए कन्यादान कविता का जो है आपको मूल भाव स्पष्ट करना है कि इसका मूल भाव क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पे देखिए आंसर, इस कविता में उस दृश्य का वर्णन किया गया कि जब एक माँ अपनी बेटी का कन्यादान करती है तो बेटियां ब्याह के बाद पराई हो जाती हैं। जिस बेटी को कोई भी माता पिता बड़े जतन से पाल पोस कर बड़ी करते हैं वह शादी के बाद दूसरे घर की सदस्य हो जाती है। उसके बाद बेटी अपने माता पिता के लिए एक मेहमान बन जाती है। इसलिए लड़की के लिए कन्यादान शब्द का प्रयोग किया गया। जाहिर है कि जिस संतान को किसी माँ ने इतने जतन से पाल पोस कर बड़ा किया हो उसे किसी अन्य को सौंपने में गहरी पीड़ा होती है। बच्चे को पालने में माँ को कहीं अधिक दर्द का जो सामना करना पड़ता है। नीचे इसलिए इसे कन्यादान करते वक्त लगता है कि वह अपनी आखिरी जमा पूंजी किसी और को सौंप रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, गद्य के निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों की उचित विकल्प चुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखें। तो इसमें पहला पार्ट है पान वाले ने पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से कितनी दूर रोककर हालदार साहब को ध्यान से देखा। तो इसका राइट आंसर है 1.5 इंच। तो इसमें सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है भगत जी की गले में बांधी हुई बेडोल माला किससे बनी थी? तो किससे बनी थी? तुलसी की जड़ों से। तो इसमें सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट है फादर कामिल बुल्के की अंतिम संस्कार की मसीही विधि से प्रार्थना किस भाषा में की गई? तो ये की गई थी हिंदी भाषा में, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है संसार के मजदूरों को सुखी देखने का सपन किसने देखा? तो किसने देखा? ये कार्ल मार्क्स ने, थर्ड ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट पार्ट है खान साहब की एक रीढ़ कितने मिनटों में गीली हो जाती थी? तो इसका राइट आंसर है 15 से 20 मिनटों में, तो इसमें थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है हंसमुख बहन सुशीला लेखिका से कितनी साल बड़ी थी? तो इसका राइट आंसर है 2 साल, इसमें सेकंड ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है बौद्ध ग्रंथ है त्रिपिटक जो है त्रिपिटक के अंतर्गत थेरी गाथा में कितनी स्त्रियों का जो है पद रचना उद्धृत है? राइट आंसर है इसका सैकड़ों, फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा इसका। नेक्स्ट है लखनवी अंदाज पाठ में किस पर व्यंग्य किया गया है? तो किस पर व्यंग्य किया गया है? ये पतनशील सामंती वर्ग पर, तो इसमें फोर्थ ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे गद्यांश दिया गया, इससे पूछे गए हैं। देखिए क्वेश्चन कुछ, शिक्षा बहुत व्यापक शब्द है, उसमें सीखने योग्य अनेक विषयों का समावेश हो सकता है। पढ़ना लिखना भी उसी के अंतर्गत आता है। इस देश की वर्तमान शिक्षा प्रणाली अच्छी नहीं है, इस कारण यदि कोई स्त्रियों को पढ़ाना जो है अनर्थकारी समझे तो उसे उस शिक्षा प्रणाली का संशोधन करना या कराना चाहिए। खुद पढ़ने लिखने का दोष न देना चाहिए। तो इसमें क्वेश्चन है कि सबसे पहले देखिए लेखक और पाठ का नाम। तो लेखक का नाम है महावीर प्रसाद द्विवेदी, पाठ का नाम है स्त्री शिक्षा के विरोध कुतर्कों का खंडन। इसमें देखिए सेकंड पार्ट है शिक्षा जैसे शब्दों में क्या समावेश हो सकता है? तो पढ़ना लिखना। नेक्स्ट पार्ट है स्त्रियों को पढ़ाना जो है अनर्थकारी समझने वालों को क्या करना चाहिए? यदि कोई स्त्रियों को पढ़ाना अनर्थकारी समझे तो उसे उस शिक्षा प्रणाली का संशोधन करना या कराना चाहिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, यशपाल एवं मनु भंडारी का जीवन परिचय देते हुए उनकी साहित्यिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यशपाल के बारे में, ठीक है। तो इनका जन्म देखिए, यशपाल का जन्म सन 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ। नेक्स्ट है शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में ग्रहण करने के बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज में उन्होंने बीए किया। वहाँ उनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ। स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण वे जेल भी गए। नेक्स्ट बात करते हैं इनकी रचनाएं। यशपाल की रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति है। सामाजिक विषमता, राजनीतिक पाखंड, रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचनाएं मुखर हैं। उनकी कहानी संग्रहों में ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, दुलिया, फूलों का कुर्ता उल्लेखनीय है। उनका झूठा सच है उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है। अमित्या, दिव्या, पार्टी, कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी, उसकी बात, उसके अन्य प्रमुख जो है उपन्यास हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करें इनकी भाषा शैली की, तो भाषा की जो है स्वाभिमान जो है स्वाभाविकता और सजीवता उनकी रचनागत विशेषता है। वे यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। नेक्स्ट इनकी मृत्यु की बात करें तो सन 1976 में इनकी जो है मृत्यु हो गई। इसी के अथवा में देखिए एक और दिया गया है यहाँ पे दूसरा जो है मनु भंडारी, इनका भी आपको जीवन परिचय साहित्यिक विशेषता बतानी है। तो सबसे पहले इनके जन्म की बात कर लेते हैं। मनु भंडारी का जन्म 1931 में गांव बानपुरा, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश में हुआ। शिक्षा की बात कर लेते हैं तो इनकी इंटर तक की शिक्षा दीक्षा हुई राजस्थान के अजमेर शहर में। इन्होंने हिंदी में एमए किया। दिल्ली के मिराडा हाउस कॉलेज में अध्यापन कार्य से अवकाश प्राप्ति के बाद दिल्ली में रहकर स्वतंत्र लेखन कर रही थी। नेक्स्ट इनकी रचनाओं की बात करें तो मनु भंडारी की प्रमुख रचनाएं एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, यही सच है, त्रिशंकु कहानी संग्रह, आपका बंटी, महाभोज मरु उपन्यास। इसके अलावा इन्होंने फिल्म एवं टेलीविजन धारावाहिकों के लिए जो है पटकथाएं भी लिखी हैं। हाल ही में एक कहानी है भी नाम से जो है आत्मकथ्य का प्रकाशन किया है। नेक्स्ट है साहित्यिक विशेषताएं। तो इनकी साहित्यिक उपलब्धियों के लिए हिंदी अकादमी के शिखर सम्मान सहित अनेक पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें भारतीय भाषा परिषद कोलकाता, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य के पुरस्कार शामिल हैं। भाषा शैली की बात करें तो मनु भंडारी की कहानियां हो या उपन्यास, उनमें भाषा और शिल्प की सादगी तथा प्रामाणिक अनुभूति मिलती है। उनकी रचनाओं में स्त्री मन से जुड़ी अनुभूतियों की जो है अभिव्यक्ति भी देखी जा सकती हैं।
अगर इनकी मृत्यु की बात करें तो मनु भंडारी की मृत्यु 15 नवंबर 2021 को 90 वर्ष की आयु में गुड़गांव हरियाणा में हुई थी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है नेताजी के चश्मा पाठ का जो है मूल भाव स्पष्ट करें। तो इसमें देखिए आंसर, नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक स्वयं प्रकाश हैं। इस पाठ का उद्देश्य देश प्रेम का वर्णन करना है। देश का निर्माण कोई अकेला नहीं कर सकता। जब जब देश का निर्माण होता है उसमें कुछ नाम प्रसिद्ध हो जाते हैं और कुछ नाम जो है गुमनामी के अंधेरे में खो जाते हैं। कैप्टन का नेताजी की मूर्ति पर बार बार चश्मा लगाना उनके दिल में नेताजी व अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान की भावना को प्रकट करता है और उनका अपने देश के प्रति जो है प्रेम को भी दर्शाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। कृति का भाग 2 के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें देखिए कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसमें पहला पार्ट है माता का अंचल पाठ के संदर्भ में सांप से घबराए बच्चों को शांत करने के लिए माँ क्या क्या किया, माँ ने क्या क्या किया। तो इसमें देखिए जब सांप देख लिया तो बच्चे घबरा गए थे, तो माँ ने क्या किया। आंसर है माता का अंचल प्रेम और शांति का जो है चंदो होने के कारण विपदा में घबराए हुए बच्चों के लिए माँ का अंचल प्यार और शांति देने वाला चंदोवा है, जिसकी शीतल छाव तले वह स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है। सांप से घबराए बच्चों को शांत करने के लिए माँ ने अनेक कोशिशें की। वह बच्चों को अपने आंचल में ले लिया था और उन्हें सशक्त बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साना साना हाथ जोड़िए जो है प्रार्थना के भाव का वर्णन कीजिए। तो साना साना हाथ जोड़ी का अर्थ है छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ। इस प्रार्थना में एक व्यक्ति अपने हाथ जोड़कर भगवान से अपनी विनती कर रहा है। और यह प्रार्थना हमें ध्यान दिलाती है कि हम सब एक ही देवता के अधीन हैं। हमें अन्य लोगों के साथ सहयोग करना चाहिए। यह प्रार्थना हमें नरम साधारण पूर्ण भाव वाले व्यक्तित्व का विकास करने के लिए प्रोत्साहित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्किम के अधिकतर लोगों की जीविका का साधन क्या है। सिक्किम के अधिकतर लोगों की जीविका का साधन वहाँ के चाय के बागान में काम करना है। वह सड़क निर्माण के कार्य में भी मजदूरी करके अपनी जीविका चलाते हैं। वह आलू की खेती करते हैं और आलू द्वारा अपना जीव को पार्जन करते हैं। वह धान की भी खेती करते हैं। नेक्स्ट है टुन्नू और दुलारी की पहली बार परिचय कहाँ और किस रूप में हुआ। टुन्नू व दुलारी का परिचय भादों में तीज के अवसर पर खोजुआ बाजार में हुआ, जहां वह गाने के लिए बुलाई गई थी। दुक्कड़ पर गाने वालियों में दुलारी का खासा नाम था। उसे पद में ही सवाल जवाब करने की जो है महारत हासिल थी। नेक्स्ट है मूर्तिकार जॉर्ज की नाक की खोज में दौरे दौरे पर किस किस प्रांत पहुंचे। बम्बई, गुजरात, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल, पंजाब, दिल्ली। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13। इसमें जो है नैतिक शिक्षा से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है गीता के 13वें अध्याय में कितने श्लोक हैं। तो 13वें अध्याय में कितने श्लोक हैं 35। नेक्स्ट है लक्ष्मीबाई का जन्म कब हुआ। तो लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था 19 नवंबर 1828 को। 19 नवंबर 1828 को। मुझे जो आप एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ। ठीक है, जरूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे ताकि मुझे पता चले आपको कितनी नॉलेज है। एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, महात्मा गांधी का जन्म कब और कहाँ हुआ कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सालिम अली के पिता का क्या नाम था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुइजुद्दीन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मालवीय जी किस विद्यालय के कुलपति रहे। तो मालवीय जी जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय के रहे थे। इसे प्राय जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जिसको हम BHU भी कहते हैं। ठीक है, इसके दोनों आंसर राइट हैं। आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय भी कह सकते हैं या फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ। तो इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित सुक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे सुक्ति दी गई, इसका भाव स्पष्ट करना है। सुक्ति है यहाँ पे मधुर वचन है औषधि, कटु वचन है तीरा, सर्वन द्वार हुई, संचरई सालई स्कल शरीरा। ठीक है, तो इसके देखिए उत्तर देखिए यहाँ पे भाव जो है व्याख्या देख लेते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि मीठे यानी कि प्रिय वचन दवाई के समान प्राण रक्षक होते हैं, जबकि तीखे यानी कि कड़वे वचन जो है तीर के समान होते हैं और कानों से होते हुए सारे शरीर को छेड़ डालते हैं। आज से यह है कि मीठी वाणी बोलनी चाहिए। नेक्स्ट राष्ट्रीयता के विकास के लिए अनिवार्य तत्वों को स्पष्ट कीजिए। तो राष्ट्रीयता की विकास के लिए कौन कौन से तत्व अनिवार्य हैं। भौगोलिक संलग्नता, भाषा समुदाय, समान कुल, सामान्य राजनीतिक आकांक्षाएं, समान धर्म, समान
राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक कारक, एक समान अधीनस्थता। यहाँ तक जो वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है, वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। यदि आपने वीडियो को कंप्लीट देखा है तो कमेंट सेक्शन में यस जरूर टाइप करें, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने वीडियो को कंप्लीट और लास्ट तक देखा है। जरूर अगर आपने वीडियो को कंप्लीट देखा है या कंप्लीट के लगभग देखा है तो जरूर कमेंट में जो है यस टाइप करें। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आपको जो इधर कोने में आपको जो है PDF डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट दी हुई है, यहाँ पे भी आप जो इस वेबसाइट से भी आप जो डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।